क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट हैक हो जाए तो क्या होगा? शायद आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी वेबसाइट से हाथ धो बैठे हैं या कस्टमर का डाटा चोरी हो गया है। डर लगता है ना, लेकिन अब नहीं। वर्डप्रेस सिक्योरिटी मास्टर क्लास 2025 में मैं हूं सलमान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग वर्डप्रेस वेबसाइट को मालवेयर से किस तरह सेव कर सकते हैं, हैकर से किस तरह सेव कर सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस की सिक्योरिटीज को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल प्रैक्टिकल गाइड होने वाली है जिसके अंदर मैंने बेसिक टू एडवांस तमाम चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग मैनुअली बैकअप लेकर उसको रिस्टोर कर सकते हैं, किस तरह एक वेबसाइट की सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और सी पैनल के थ्रू आप किस तरह वेबसाइट की सिक्योरिटीज को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। काइंडली उसके ऊपर जाकर कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए। तो चलिए शुरू करते वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हुए हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट हैक कैसे होती है। तो डेस्कटॉप पे आप लोग, जैसे कि मेरे सामने एक व्हाइट बोर्ड है, मैं आप लोगों को पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वर्डप्रेस पीएचपी बेस्ड सीएमएस सिस्टम है, ठीक है। तो पीएचपी बेस्ड सीएमएस सिस्टम होने की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा पीएचपी एग्जीक्यूशंस हो रही होती हैं। पीएचपी फाइल्स, पीएचपी एक्शंस, पीएचपी फंक्शंस इसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो उनकी बेस पे हैकर्स लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी फाइल्स या कुछ ऐसे मॉलवेयर्स, कुछ ऐसे वायरसेस, कुछ ऐसे कोड्स, कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज बना देते हैं जिनकी बेस पे आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए आप लोगों को कुछ सिक्योरिटी मेजर्स करने पड़ते हैं, ठीक है। अब वो सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को एक-एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों की एक अच्छी होस्टिंग, ठीक है। आप लोगों को हर बंदा रिकमेंड करता है कि आप लोग होस्टिंग लें और अच्छी लें। क्यों ऐसी चीज़ कही जाती है? क्योंकि अगर हम होस्टिंग जोन-सी है, कुछ ऐसी ले लेते हैं कि जिसके अंदर हमें कल को कोई इश्यू देखना पड़े, जिसके अंदर बैकअप्स ना हो रहे हों, जिसके अंदर सिक्योरिटी ना लगी होगी, तो हमारी वेबसाइट बार-बार हैक होगी और हमारा डाटा डिलीट भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो वीडियो कोर्स मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर मकसद मेरा सिर्फ यही है कि इन केस अगर आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है, तो आप उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, किस तरह आप लोग एक वेबसाइट को दूसरी होस्टिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें एक ही चीज़ के अंदर कवर हो रही हैं। तो आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। तो ज़्यादा हम गौर करेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर, लेकिन थ्योरी को भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना आप लोगों ने प्रैक्टिकल को। तो चलिए अब डेस्कटॉप पे हम प्रॉपर्ली अपने चलते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रिकॉशंस, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि एक चीज़, आप लोगों के पास सी पैनल का एक्सेस होना लाज़मी है। व्हाट इज़ सी पैनल? सी पैनल इज़ कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल हर होस्टिंग का डिफरेंट होता है, हर होस्टिंग का यूज़र डिफरेंट होते हैं, तो आप लोगों को ये कंट्रोल पैनल लाज़मी एक्सेस होना चाहिए क्योंकि मेनली हमारा काम यहीं पर हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा वर्डप्रेस के अंदर जितना डाटा स्टोर हो रहा होता है वो डेटाबेसेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि हमारा काम जो-सा है वो डेटाबेसेस या पीएचपी माई एडमिन अगर किसी को पता हो तो हमारा ज़्यादा काम वहीं पे होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा वर्कएबल होने वाली हैं। अब यहाँ पे मेरे पास cPanel की एक्सेस भी है। मैं जो होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ नेमचीप, ठीक है। इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। नेमचीप के अलावा मैं आपको होस्टिंगर का भी आइडिया दे दूँगा क्योंकि मेरे पास होस्टिंगर की होस्टिंग भी मौजूद है, ठीक है। एंड मैं जिस होस्टिंग के ऊपर साइट्स वगैरह मूव करने वाला हूँ, दैट इज़ फ्रॉम मोहम्मद हमज़ा रज़ाक भाई, ठीक है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की ये वीडियो का कंटेंट डाटा वगैरह इकट्ठा करने में और बहुत चीज़ें उन्होंने मुझे अपनी तरफ से भी बताई, समझाई भी, ठीक है। दैट इज़ होस्टओए, ठीक है। होस्टओए बाय हमज़ा रज़ाक। मैं उनकी आईडी यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी उनकी आईडी का लिंक मिल जाएगा। उनसे आप लोग
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सिक्योर और वैल्यूएबल होस्टिंग के लिए अफोर्डेबल प्राइस में इन पाकिस्तान। ठीक है? तो ये उनकी होस्टिंग के ऊपर मैं मतलब काम करने वाला हूँ। उनकी और नेमचीप का जो कंट्रोल पैनल है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मैं चीज़ें सारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलें, सबसे पहले हम बात करेंगे बैकअप एंड रिस्टोर की। ठीक है? क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। आप लोगों को काफ़ी लोग जो उनसे हैं वो बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में बताते हैं। तो चलिए अब हम इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम बात करते हैं बैकअप एंड रिस्टोर की। ठीक है? वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को पता है कि बैकअप के लिए बहुत ज़्यादा प्लगइन्स मिल जाते हैं। जैसा कि अपड्राफ्ट हो गया। ठीक है? अगर मैं वर्डप्रेस डायरेक्टरी में जाऊँ तो बैकअप्स के लिए बहुत ज़्यादा प्लगइन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि अपड्राफ्ट प्लस है और उसके अलावा बैकअप है, डुप्लीकेटर है, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन है, बहुत अच्छा प्लगइन है, डब्ल्यूपी स्टैगिंग है, बैकअप माइग्रेशन, बैकअप ब्लिस है, ब्लॉग वॉलेट का है एंड जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑफ बैकअप प्लगइन मिल जाते हैं। बट इन सब प्लगइन्स के साथ एक इशू है। जब हम बात कर रहे हैं ना एक हैक्ड वर्डप्रेस वेबसाइट की, ठीक है? हैक्ड मीन कि वो वर्डप्रेस वेबसाइट हैक्ड है। तो आप लोगों के पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड एक्सेस नहीं होगा, डब्ल्यूपी एडमिन एक्सेस नहीं होगा। तो अगर आपके पास डब्ल्यूपी एडमिन एक्सेस नहीं होगी तो आप किस तरह अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं? दैट्स द बिग क्वेश्चन हियर। अब उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मैनुअल बैकलिंक्स को सीखें और सॉरी बैकअप्स को सीखें। अब मैनुअल बैकअप्स का आपको ये भी फ़ायदा है कि लेट्स सपोज़ आपको होस्टिंग चेंज करनी है अपनी, तो आप दूसरी होस्टिंग के अंदर उसको मैनुअली बहुत ईज़िली रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मैनुअली बैकअप बनाते किस तरह है। उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल के अंदर जाना होगा। तो चलिए कंट्रोल पैनल के अंदर चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कंट्रोल पैनल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं और आप किस तरह इसको देख सकते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर तो फिर कभी बात करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कंट्रोल पैनल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बना के दिखा दूँगा। अभी हम टू द पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पे एक आप लोगों को ऑप्शन नज़र आएगा फाइल मैनेजर का। हमारा मेन काम अभी राइट नाउ इसके अंदर ही है। तो हम फाइल मैनेजर के अंदर चलते हैं। अगर आपके मल्टीपल डोमेन सेम होस्टिंग के साथ कनेक्टेड है, इन माय केस मल्टीपल डोमेन मेरे यहाँ पर कनेक्टेड है, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपना स्पेसिफिक डोमेन वाला फ़ोल्डर ओपन करूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखें ये एक डोमेन का फ़ोल्डर आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो मुझे इनके बजाय पब्लिक एचटीएमएल के अंदर एंटर करना होगा। ठीक है? ठीक है, इसके अंदर मेरी जो फाइल्स पड़ी हुई हैं राइट नाउ, दैट इज़ माय प्राइमरी डोमेन। आप लोगों को भी सारा काम जो भी होगा वो आप लोगों का यहाँ पर ही होगा। ठीक है? तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आप लोग पब्लिक एचटीएमएल फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँ। यहाँ पे जितनी ये फाइल्स पड़ी हुई हैं ना, ये फाइल्स वो फाइल्स हैं जो कि मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट रन कर रही हैं राइट नाउ। अगर मैं इसका फ्रंट एंड दिखाऊँ, अभी तो आई थिंक हो सकता है ये लॉगिन ना हो मेरे पास, तो ये देखें जी। ओके, लॉगिन है। आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट जो-सी है डिज़ाइन हुई पड़ी है, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकअप मैं बना लूँ। बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स भी आप लोगों को बैकअप्स का ऑप्शन देते हैं। अगर मैं सी पैनल के अंदर जाऊँ, ठीक है? और सी पैनल के अंदर जाकर मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखाऊँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑटो बैकअप का। सर्च कर लेते हैं यहाँ पे बैकअप, ठीक है? एंड यहाँ पर बैकअप विज़ार्ड, ऑटो बैकअप अब आप लोगों को ऑलमोस्ट हर होस्टिंग वाला ही प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसके अंदर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए अब जितना बैकअप होगा वो सारे का सारा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि ये पूरे के पूरे कंट्रोल पैनल का बैकअप होता है। पूरे के पूरे कंट्रोल पैनल के बैकअप से मीन कि जितने आपकी फाइल्स हैं, जितने एफटीपी अकाउंट हैं, जितने डेटाबेसेस हैं, जितने एसएसएल हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। इवन तो कितने ईमेल अकाउंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो सी हैं आप लोगों के साथ-साथ चल रही होती हैं।
अब इन चीज़ों को किस तरह आप सेट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अभी हमें स्पेसिफिक एक वेबसाइट का मतलब बैकअप चाहिए था। तो अब हमने क्या किया कि हम पब्लिक एचटीएमएल के अंदर उस फ़ोल्डर के अंदर आ गए। तो ये मेरी वो फाइल्स हैं जो कि उस स्पेसिफिक वेबसाइट को रिकमेंड कर रही हैं या उस स्पेसिफिक वेबसाइट के साथ मैच कर रही हैं। ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सारी वेबसाइट्स की फाइल्स जो-सी हैं वो पब्लिक एचटीएमएल के अंदर आ रही हैं। अगर मैं कोई और डोमेन यूज़ करता हूँ तो मेरे ये लेफ्ट साइड पे देखिए, जैसे कि ये है एक चीज़ है, ये भी एक अलग से डोमेन है। ठीक है? तो इस डोमेन की फाइल्स मेरी सारी इसके अंदर पड़ी होंगी। लेट्स सपोज़ मुझे इस डोमेन का बैकअप बनाना है तो मुझे इस फ़ोल्डर के अंदर आना पड़ेगा और इसके अंदर भी देखिए ऑलमोस्ट सेम फाइल्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ठीक है? अभी हमारा मेन काम पब्लिक एचटीएमएल के अंदर है, क्योंकि हमने जो बैकअप बनाना है वो इस वेबसाइट टेक्सविला.कॉम का है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे इस तरह बैकअप लाज़मी लिया करें मैन्युअली अपनी वेबसाइट का, ताकि कल को होस्टिंग वाले अगर आपको नहीं भी बैकअप देते तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे ये पहले फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट की को प्रेस करके आप लोग नीचे चले जाएँगे। ठीक है? अभी के लिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ओके। यहाँ पे फर्स्ट फाइल कोई भी आपकी हो उसको सिलेक्ट करना है, फुल नीचे आ जाना है, शिफ्ट की को प्रेस करके लास्ट फाइल को भी आपने प्रेस कर लेना है। आप लोगों के पास सारी फाइल्स यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं। बहुत ईज़ी वे में आप लोग इन फाइल्स को यहाँ पर ऊपर आप लोगों को कंप्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इसके ऊपर जाना है। एक ऑप्शन मिलता है ज़िप आर्काइव का, आप लोगों ने इनको ज़िप आर्काइव कर लेना है, लाज़मी तौर पे इसको ज़िप आर्काइव कर लेना है। और कंप्रेस फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे एक प्रिकॉशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि ये बैकअप बनाने से पहले आप लोगों ने लाज़मी चेक कर लेना है कि आपकी इन बैकअप्स में कोई वायरस ना हो। कैसे चेक करेंगे? तो चलते हैं उसके लिए कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल के अंदर हम लोग अपनी टूल्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मल्टीपल टूल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा। ठीक है, आप लोग कोई भी वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, किसी भी होस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। तो ये चीज़ का आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी के टैब के अंदर आप लोगों को लास्ट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद एक कोई एप्लीकेशन मिल जाएगी। हो सकता है आप लोगों के पास यहाँ पर कोई और एप्लीकेशन आ रही हो, ठीक है? मेरे पास राइट नाउ आ रही है इम्यूनिफाई एवी, ठीक है? हो सकता है आप लोगों के पास इम्यूनिफाई एवी के साथ इम्यूनिफाई 360 भी आ रहा हो। अगर 360 आ रहा है, दैट्स वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये राइट नाउ एक लिमिटेड ऑप्शन है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जो भी ऑप्शन आ रहा है आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के पास इम्यूनिफाई आ रहा हो, आप लोगों के पास कोई और एंटीवायरस भी हो सकता है, ठीक है? तो ये आप लोगों के पास ओपन होकर आ जाएगा। जहाँ पे आप लोगों ने एक काम करना है, स्कैन के अंदर चले जाना है, ठीक है? ये मैंने लास्ट टाइम जितनी दफ़ा चेक किया था, तो देखिए मेरे पास नो मालवेयर फाउंड का ऑप्शन आ रहा है। एक दफ़ा एक फ़ाइल के अंदर एरर था, उसने वो मुझे फ़ाइल शो भी करवाई। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्कैन मिलीशियस के अंदर आ जाना है और यहाँ पर स्टार्ट स्कैन का ऑप्शन होगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। स्कैनिंग स्टार्ट हो गई। देन अगर आप स्कैन के अंदर जाएंगे तो ये आप लोगों को बता रहा है कि अभी 0% स्कैन हुआ है, 1%, 2%, 10%, 20%, जितना भी होगा ये आप लोगों को बता देगा। ओके। ओके, तो मेरा स्कैन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं नो मालवेयर फाउंड आ चुका है। ठीक है? उसने जितनी टोटल ऑब्जेक्ट स्कैन किए हैं वो भी मुझे बता दिए। दैट्स मीन के वी आर गुड टू गो। अब मैं अपने बैकअप्स जहाँ पे मैं कंप्रेस कर रहा था फाइल्स को, मैं वहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि हमारी कंप्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो यहाँ पर एक फ़ाइल जौन-सी है मेरी फर्स्ट फ़ाइल के नाम से बनकर आ चुकी होगी। ठीक है? जो भी आपका फर्स्ट फ़ाइल का नाम होगा वो यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है? अगर आप इसको इस तरह नहीं रखना चाहते, मैं इसको अभी के लिए अगर डिलीट कर देता हूँ, आप इसको वेबसाइट के नाम के ऊपर भी रख सकते हैं। बिल्कुल, आप किस तरह रख सकते हैं, मैं पब्लिक एचटीएमएल के अंदर चलता हूँ। फर्स्ट फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया, लास्ट को फ़ाइल को सिलेक्ट किया, दैट्स मीन कि अब हमारी फ़ाइल सारी यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ गई। इनको कंप्रेस के अंदर गए, कंप्रेस के अंदर ज़िप आर्काइव के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए ये कह रहा है पब्लिक एचटीएमएल
के अंदर ये क्या फ़ाइल के नाम से डॉट ज़िप लाज़मी लगाना है लास्ट पे। मैं इसको नाम दे देता हूँ टेट्सविला फाइल्स एंड कंप्रेस फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दैट्स मीन कि अब जो हमारा ये ज़िप फाइल बनेगी वो टेट्सविला फाइल्स फाइनल डॉट ज़िप के नाम से बनेगी। तो कंप्रेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगी, हम उस ज़िप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो आप लोगों के पास बैकअप एक बन गया। लेकिन ये नहीं समझिएगा कि ये आपका कंप्लीट बैकअप है। मैनुअल बैकअप के अंदर आप लोगों को अपने डेटाबेसेस का बैकअप भी करना पड़ता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके साथ कौन-सा डेटाबेस कनेक्टेड है? क्योंकि हो सकता है कि जो आप लोगों के पास होस्टिंग हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो उनसे हैं वो मौजूद हों डेटाबेसेस, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके साथ कौन-सा डेटाबेस कनेक्टेड है? फॉर दैट पर्पज़ हमें इसी फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल मिलेगी wp-config.php। आप लोगों ने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एडिट के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ, दैट इज़ डीबी नेम। ये वो चीज़ है कि आप लोगों का जो डेटाबेस है उसका नाम है WP763, ठीक है? दैट्स DUQX और आगे WP763। ये मेरा डेटाबेस है जिसको मुझे एक्सेस करना है या जिसका मुझे बैकअप चाहिए होगा। राइट नाउ ये ज़िप फाइल बन गई, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड। ये हमारे पास डाउनलोड होकर आ गया, ठीक है? ये डाउनलोडिंग हमारी लग गई है, अभी 1 से 2 सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डेटाबेस को बैकअप करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं cPanel में वापस जाऊँगा, टूल्स के अंदर आ जाऊँगा, यहाँ पर नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है? अब डेटाबेस को 2 तरह से बैकअप कर सकते हैं। एक तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैकअप विज़ार्ड का। अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बैकअप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से MySQL डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन जो डेटाबेस आपको चाहिए होगा, जैसे मुझे WP763 चाहिए, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका उसका डेटाबेस बनकर आ जाएगा। ये उस केस में बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आप लोग सेम होस्टिंग के ऊपर वेबसाइट को रिस्टोर करने वाले हैं। मैं सेम होस्टिंग के ऊपर तो रिस्टोर नहीं करने वाला, मैं तो डिफरेंट होस्टिंग के ऊपर करना चाह रहा हूँ। उस केस में आप क्या करेंगे, टूल्स के अंदर वापस जाएँगे, नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा PHP माई एडमिन का, ठीक है? ये रहा डेटाबेसेस के अंदर PHP माई एडमिन का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास एक डिफरेंट इंटरफेस आप लोगों के पास ओपन होकर आ जाएगा और लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे जितने ज़्यादा डेटाबेसेस मेरे होंगे सारे नज़र आ रहे हैं। मुझे कौन-सा डेटाबेस चाहिए? मुझे WP763 वाला चाहिए। मैं इसके ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर मेरे पास यहाँ पर देखिए कितनी ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, ठीक है? ऑब्वियसली मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ पर देखिए मेरा ये बैकअप हो गया, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ अभी के लिए। ये सारी चीज़ें ही मुझे चाहिए होंगी ना, तो मैं क्या करूँगा, इस इसको सेलेक्ट करूँगा, 763 के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, मैं एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको। इससे आपके पूरे के पूरा बैकअप बनकर आ जाएगा। अच्छा, दोनों में तरीकों से बैकअप ठीक है, आप जिस तरह मर्ज़ी MySQL का डेटाबेस का बैकअप बना लें। अब इन दोनों चीज़ों को मैं एक फ़ोल्डर के अंदर रख दूँगा। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें एक ही टट्सविला बैकअप का एक फ़ोल्डर बना लिया और उसके अंदर मैंने ये दोनों चीज़ें रख दी हैं। तो वीकली आप इस तरह मैनुअल बैकअप करेंगे। अब हम इसको रिस्टोर करने का भी तरीका देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अभी हम बात करते हैं कि हमने वेबसाइट को रिस्टोर करना है। अगर मैं अब वेबसाइट को देखूँ तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल एम्प्टी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर कुछ इस तरह का वेबसाइट का मोड नज़र आ रहा है। तो इसको रिस्टोर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें cPanel के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर आना होगा और पब्लिक HTML के फ़ोल्डर के अंदर मुझे आ जाना है, ठीक है? पब्लिक HTML, ये मेरे पास पब्लिक HTML आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, अपनी उस ज़िप फाइल को इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है? ये मेरे पास ज़िप फाइल है, मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप एंड ड्रैग कर दूँगा, ठीक है? ओके। बल्कि यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे मुझे जाना होगा, यहाँ पर मुझे इस फाइल को अपलोड करना होगा।
अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन आता है मैक्सिमम फाइल साइज़ अलाउड फॉर अपलोड और वो आपके बैकअप से ज़्यादा है या कम है, तो आप उसको होस्टिंग सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करके इंक्रीज़ करवा सकते हैं। अभी मैं सिलेक्ट फाइल के अंदर वो ज़िप फाइल अपनी अपलोड करने लगा हूँ। जैसे ही मैंने फ़ाइल को क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मेरे पास फ़ाइल की अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने 2-3 दफ़ा क्लिक कर दिया है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारी जैसे ही अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, 473 एमबीज़ का मेरा बैकअप बना है मेरी कंप्लीट वेबसाइट का, तो वो यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो गया। तो वेबसाइट को रिस्टोर करना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना लगता है, बट यहाँ पर अभी जैसे ही फाइल्स अपलोड हो जाएँगी, देन मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आगे हम कैसे काम करेंगे। ओके, जैसे ही हमारी फाइल्स कंप्लीट अपलोड हो जाएंगी, हम यहाँ से गो बैक टू सी पैनल करेंगे। यहाँ पर मेरी ये फाइल आ चुकी है ज़िप फाइल के अंदर। मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। सिंपल, मुझे इसी जगह पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ओके। नाउ ये मेरी फाइल्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि ये पब्लिक एचटीएमएल के फ़ोल्डर के अंदर ही सारी फाइल एक्सट्रैक्ट होकर आएंगी। ठीक है, अगर ये किसी और फ़ोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट होकर आ जाती हैं, तो आप लोगों को इनको पब्लिक एचटीएमएल के फ़ोल्डर के अंदर लेकर आना है। ठीक है, राइट नाउ मैं इसको, अगर ये देखें मेरे किसी और फ़ोल्डर में ये कॉपी हो गई हैं। अब मैं इनको पब्लिक एचटीएमएल में कैसे लेकर जाऊँगा, इन सबको सिलेक्ट करेंगे फ़ाइल्स को। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन मिलेगा मूव का, मूव से मैं इसको यहाँ से हटाकर, ठीक है, और सिंपल अपना यहाँ पे लिख दूँगा पब्लिक एचटीएमएल और मूव फाइल्स के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इससे होगा क्या कि जो हमारे मेन फ़ोल्डर्स है उसके अंदर फाइल्स आ जाएँगी। अगर फाइल्स ट्रांसफ़र करने के बाद ये मेरे पास एक एरर शो करवाएगा, एरर एस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें डेटाबेस को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सी पैनल के अंदर चलते हैं। सी पैनल के अंदर हमारे पास यहाँ पर माई एसक्यूएल के अंदर पीएचपी माई एडमिन का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी जाकर कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर लिखा है माई एसक्यूएल डेटाबेसेस, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस का नाम रखना होगा कोई ना कोई। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी नाम रख देता हूँ, जैसे कि ये। ठीक है, हाँ, यहाँ पे बाद में मैं इसको चेंज कर लूँगा ऑब्वियसली। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मेरा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए डेटाबेस क्रिएट हो गया। मैं गो बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें एक डेटाबेस यूज़र क्रिएट करना होगा। वो कैसे क्रिएट होगे, हम नीचे आएँगे, यहाँ पर लिखा हुआ है माई एसक्यूएल यूज़र ऐड न्यू यूज़र। ठीक है, तो इसको ऊपर हमें यहाँ पर एक न्यू यूज़र को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी न्यू यूज़र दे देता हूँ, जैसे कि मैं यूज़र अपना नेम लिख देता हूँ। ठीक है, एंड एक स्ट्रॉन्ग सा मुझे पासवर्ड यहाँ पे लगाना है, जो कि ऑब्वियसली मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड लगाने के बाद आप पासवर्ड जनरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्रिएट यूज़र के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। मेरा अभी एक यूज़र भी क्रिएट हो गया है और मेरा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस यूज़र और डेटाबेस को हमें कनेक्ट करना होगा अपने फाइल्स के साथ। फॉर दैट पर्पज़ अब हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभी तक इसको किसी यूज़र को एक्सेस नहीं दी गई। तो हम इसको यूज़र को एक्सेस भी देंगे और सारा डेटा भी इसका यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये यूज़र है, इसको हम एक्सेस देंगे इसकी। ठीक है, अब राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, बैक चलता हूँ यहाँ से। ठीक है, पीएचपी माई एडमिन के अंदर आ जाता हूँ कंट्रोल पैनल के। कंट्रोल पैनल के पीएचपी माई एडमिन के अंदर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना जो बैकअप था उसको रिस्टोर करना है। ये देखिए मेन साइट 1 है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से इंपोर्ट के अंदर जाऊँगा। इंपोर्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ फाइल, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये जो अपनी फ़ाइल मैंने डाउनलोड की हुई थी मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, अब मेरा ये सारे का सारा डाटा वहाँ पर आ चुका होगा राइट नाउ। ठीक है, एक मतलब फौरी तौर पे ये आपका बैकअप रिस्टोर हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, सेम वही सारे टेबल्स यहाँ पर भी आ गए, दैट्स मीन कि मेरा बैकअप रिस्टोर हो गया।
अब इसको कनेक्ट करने के लिए हम फाइल मैनेजर के अंदर चलेंगे। फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक एचटीएमएल के अंदर मेरे पास एक फाइल होगी wp-config.php, इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के साथ अब हमें यहाँ पर सारा डाटा अपडेट करना है। ठीक है, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, तो ये चीज़ें अब हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं जी डेटाबेसेस के अंदर, जहाँ पर हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। वहाँ पर अब हमने ज़ाहिर बात है कि डेटाबेस का नाम कॉपी करना है और उसको यहाँ पे डीबी नेम के अंदर अपडेट कर देना है। ठीक है, अब डेटाबेस यूज़र नेम है, ठीक है, जो हमने यूज़र नेम क्रिएट किया होगा वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये यूज़र नेम था। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया होगा वो यहाँ पर लिख देंगे हम अपना। ठीक है, और उसके बाद सिंपल इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमारा डेटाबेस वगैरह इसके साथ कनेक्ट हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखिए डेटाबेस का कनेक्शन जो सा अब हो चुका है और हमारी साइट इजीली एक्सेसिबल हो गई है। ठीक है, अगर आपके पास ये एरर इसी तरह दोबारा से आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यूज़र जो है वो आपके डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होगा। उसको चेक करने का क्या तरीका है, अगर आप MySQL डेटाबेसेस के अंदर आते हैं cPanel के अंदर, तो यहाँ पर आपको डेटाबेस के साथ प्रिविलेज्ड यूज़र के अंदर आप लोगों का यूज़र नेम नज़र आना चाहिए। अगर वो यूज़र नेम नज़र नहीं आ रहा, दैट्स मीन कि यू नीड टू अपडेट दैट। तो उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है ऐड यूज़र टू डेटाबेस, इसके ऊपर जाना है, अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है और यूज़र सेलेक्ट करना है। दोनों चीज़ें मैंने कर दी हुई थी। ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करके ऑल प्रिविलेजेस को चेक करके मेक चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका यूज़र आपके डेटाबेस में ऐड हो जाएगा एंड अब आपकी साइट जो सी है वो इजीली एक्सेसिबल हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने रिफ्रेश किया, नाउ यू कैन सी कि मेरी वेबसाइट मेरे पास लोड होकर आ गई और प्रॉपरली फंक्शनल फॉर्म में आ गई है। जो जो चीज़ें मैंने जिस तरह की थी, जैसे उनकी सेटिंग्स की थी, वो सारी चीज़ें उसी तरह वर्क कर रही हैं। तो ये बहुत ईज़ी वे में आप साइट को इस तरह रिस्टोर कर लेंगे और ये चाहे आप किसी दूसरी होस्टिंग पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे सेम होस्टिंग पे माइग्रेट कर रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। बैकअप एंड रिस्टोर का सबसे पहले बताने का मकसद ही ये था कि आप लोगों को अगर इन फ्यूचर कोई इशू आता है, कोई सेटिंग्स के अंदर इशू आता है, तो आप लोगों के पास बैकअप मौजूद होना चाहिए। कोई भी फंक्शन करने से पहले आप अपनी वेबसाइट के बैकअप्स को लाज़मी ज़हन में रखें। ओके, तो जब आप न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपने कुछ प्रिकॉशंस करनी है। वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल्ड है, मेरे पास वर्डप्रेस वेबसाइट मौजूद है, तो अब जो भी सेटिंग्स करने वाले हैं, जो भी चीज़ें करने वाले हैं, हम वर्डप्रेस के ऊपर करने वाले हैं। पहले तो मैंने आपको बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। नाउ इनटू योर सी पैनल, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कोई भी सी पैनल है उसके लेफ्ट साइड पे आपको वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्ट क्लाउड्स नज़र आता है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। जितनी वर्डप्रेस आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड होंगी सारी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सारी नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पर अपनी स्पेसिफिक वर्डप्रेस को सिलेक्ट करूँगा जिसकी मैं सिक्योरिटी करना चाह रहा हूँ या जो मैंने अभी फ्रेश इंस्टॉल की है। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है, उसके ऊपर मैं इसको चेक करूँगा। यहाँ पे ये देखें साइन मैंने कर दिया। देन ये ऊपर लिखा हुआ है सिक्योरिटी मेजर्स, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोगों के पास ये सारे ऑप्शंस अनचेक आएंगे। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ऑल के ऊपर क्लिक करना है एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये काम क्या क्या करेगा, सबसे पहला काम करेगा कि आपकी डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम जो सा है उसको चेंज कर देगा। जैसे कि कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको नहीं पहले ऑप्शन देते कि आप अपना एडमिन यूज़र नेम या पासवर्ड सेलेक्ट करें। इन दैट केस वो एक डिफ़ॉल्ट एडमिन नेम रख देते हैं, तो ये उसको चेंज कर देगा। देन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू फाइल्स एंड डायरेक्टरी, ये उनके ऊपर अप्लाई होगा कि कुछ फाइल्स, कुछ डायरेक्टरीज ऐसी होती हैं जो कि इजीली आपकी फ्रंट एंड से एक्सेसिबल होती हैं, ये उनको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, डॉट एच टी सी सी एंड डॉट एच टी पासवर्ड वाली जो फाइल्स हैं उनको ये सिक्योर कर देता है। पिंग बैक्स को टर्न ऑफ कर देता है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में एडिटिंग जो है उसको डिसेबल कर देता है। आथर स्कैन्स को डिसेबल कर देता है। मतलब जितनी चीज़ें, जो चीज़ें
पॉसिबल हो सकती हैं सिक्योरिटी एंड से, वो सारी की सारी यहाँ पर कर देते हैं। मैं अप्लाई कर दूँगा, ये आपको हर कंट्रोल पैनल के अंदर ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? सिक्योरिटी मेजर्स आर अप्लाइड सक्सेसफुली, दैट्स मीन कि नाउ मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट जो-सी है, उसकी बेसिक सिक्योरिटीज़ यहाँ पर अपडेट हो गई है। ये वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम है जो कि आप लोगों ने ये करना ही करना है। तो राइट नाउ हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब हमारी जितनी सिक्योरिटीज़ की सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स या जो आप कह रहे हैं कि नॉर्मल सेटिंग्स आपको एक रिक्वायरमेंट होती हैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, वो मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मैं अब बैकएंड की सिक्योरिटीज़ के ऊपर अब भी आऊँगा, लेकिन राइट नाउ हम लोग सिर्फ वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को देखते हैं। बैकएंड की सिक्योरिटीज़ भी साथ साथ मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर समटाइम्स आप लोगों की वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, तो वो फाइल्स किस तरह की नज़र आती हैं, वो फाइल्स टोटली नॉर्मल नज़र आती हैं। ठीक है, मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, ChatGPT.com को मैं ओपन करता हूँ एंड हियर इट इज़। मेरी जो वेबसाइट हैक हुई थी, मेरे पास उसकी हैक्ड फाइल मौजूद है, तो मैं उनमें से एक फाइल आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने विनर के अंदर एक बैकअप ओपन किया हुआ है जस्ट टू शो यू। यहाँ पे Tetsula.com का ये सारा बैकअप है क्योंकि वही वेबसाइट हैक हुई थी। यहाँ पर राइट नाउ अगर मैं ये एक फ़ाइल ओपन करूँ wp-load.php, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की फ़ाइल होती है। अगर मैं इसको नोटपैड के अंदर ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नोटपैड के अंदर ओपन हो गई है। ठीक है, wp लोड। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ इसके कोड, और मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को कहता हूँ, कैन यू प्लीज़ चेक दिस फाइल, और एंटर करता हूँ, तो ये मुझे बता देगा कि ये जो-सा वर्डप्रेस के बूटस्ट्रैपिंग वर्डप्रेस की है, और ये तमाम चीज़ें इसके काम आती हैं। ठीक है? एंड वो चीज़ें भी बता देगा कि इसके अंदर क्या चीज़ मिस है। ठीक है? एंड क्या चीज़ यहाँ पर प्रॉपर्ली सेट हो सकती है, क्या चीज़ नहीं सेट हो सकती, उसने मुझे बता दिया। ये एक नॉर्मल फ़ाइल है। अगर हम इसको एक चीज़ नॉर्मल देखें तो ये नॉर्मल फ़ाइल है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास अगर ये कोई हैक्ड फ़ाइल होती, तो मैं आपको हैक फ़ाइल भी दिखा देता हूँ। ठीक है? जब आप सी पैनल के अंदर सिक्योरिटी रन करेंगे, आप लोगों की सिक्योरिटीज़ रन होंगी, तब आप लोगों के पास कुछ इस तरह का एरर्स ये शो करवाएगा। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तब आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह के एरर शो करवाएगा कि ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपकी मालवेयर्स फाइल्स हैं जो हमने सी पैनल के अंदर रन किया था ना स्कैनर्स, ये उसके साथ ये शो करवा रहा है। अब इसने मुझे बताया कि जो इस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है ना wp-load.php, ये एरर में है। तो हम इस फोल्डर को एक्सेस करते हैं, यहाँ से बैक चलता हूँ। फोल्डर ये वाला था, इसके अंदर wp-load जो फाइल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ओपन हो गई। अब इसके अंदर क्या चेंजिंग्स आ रही हैं? इसके अंदर ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे देखें स्टार्टिंग के कोड्स ही चेंज है। ठीक है, टोटली बेस पे कोड्स ही चेंज है। ये नॉर्मल फाइल है और ये हैक्ड फाइल है, करप्टेड फाइल है। मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको कॉपी करके मैं चैट जीपीटी को देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये चैट जीपीटी को मैंने दिया और एंटर किया। अब ये क्या कह रहा है कि भाई इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं जो कि एक्सटर्नल यूआरएल्स की तरफ रेंडर कर रही हैं, एक्सटर्नल यूआरएल को दे रही हैं। दैट मीन कि ये आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को चेंज कर रही है। ये आईपी एड्रेस था जो कि मेरा डाटा लीक आउट कर रहा था या मेरे डाटा के थ्रू एक्सेस कर रहा था। तो ये एक हैक्ड फाइल की एग्जांपल है। अब देखने में तो दोनों फाइल्स टोटली सेम लग रही हैं, बट हैं ये परमानेंटली डिफरेंट फाइल्स एक दूसरे से। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी होती है कि आप लोगों ने अ, अपने प्रॉपर तरीके से चेक करने होते हैं चीज़ें कि आपकी प्रॉपर चीज़ें जो-सी हैं वो ठीक चल रही हों, ना चल रही हों, उनको किस तरह रिज़ॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी इंशाल्लाह फिर कभी इन डिटेल वीडियोज़ बनाएँगे, लेकिन राइट नाउ हम वर्डप्रेस के ही सिक्योरिटीज़ के ऊपर, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के थ्रू सिक्योरिटीज़ को मैनेज करने का तरीका देखेंगे, ताकि हमें इस तरफ जाना ही ना पड़े और इन प्रिकॉशन से हम जितना हो सके बच सकें। सो अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर से हम अपनी सिक्योरिटी का आगाज़ सबसे पहले कर कहाँ से सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों ने यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर आ जाना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पे राइट नाउ ये यूज़र नेम मेरा सिलेक्टेड है। मैं अगर एडिट में जाता हूँ,
ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यूज़र नेम कैन नॉट बी चेंज्ड का ऑप्शन आ रहा है। ये यूज़र नेम आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग रखना है, नॉट लाइक एडमिन 123 या समथिंग, कुछ इस तरह का यूज़र नेम नहीं रखना। आप लोगों ने ये यूज़र नेम एक स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम रखना है, ठीक है? राइट नाउ मैंने जैसे कि ये रखा हुआ है, तो किसी पर्सन के लिए गेस करना ज़रा डिफ़िकल्ट होगा कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये यूज़र नेम रखा हुआ है। बट अगेन वही बात है कि इसको सिक्योर भी करना होता है। ये मैं फ्रंट एंड से भी देख सकता हूँ विदाउट एडमिन लॉगिन। मैं अपना यूज़र नेम मतलब किसी भी वेबसाइट पे मैं यूज़र नेम देख सकता हूँ कि कौन सा यूज़र नेम है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊँ, प्रो पाकिस्तानी जो वेबसाइट है, लाइक बहुत बड़ी वेबसाइट है, आप लोग इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं अगर इसका यूज़र देखना चाहूँ, इसका यूज़र नेम आएगा, ठीक है? मैं इधर यहाँ पर सिंपल ये वाली लाइन लिखकर एंटर करता हूँ। डॉट पीके के आगे क्वेश्चन मार्क ऑथर इज इक्वल टू 1 लिख के एंटर करूँगा ना, तो मेरे पास ऑथर 1 का यूज़र नेम आ जाएगा, दैट इज़ एडमिन, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट इनको चेंज करना चाहिए यूज़र नेम, बट इन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये भी एक इश्यू है। अगर मैं अगेन ऑथर इज इक्वल टू 2 करता हूँ, तो जो सेकंड नंबर पे ऑथर होगा उसका यूज़र नेम आ जाएगा, दैट इज़ आमिर डॉट अता। अब ये चीज़ इनकी सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज़ है, लेकिन इन्होंने अपनी दूसरी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा की हुई हैं, तो दैट्स व्हाई इनको ये इश्यू नहीं लगता। बट हम ये भी देखेंगे कि हम ये किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इस तरह चीज़ को एक्सेस ना कर पाए। सो फॉर नाउ अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये यूज़र नेम मुझे चेंज करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस कैन नॉट बी चेंज यूज़र नेम का ऑप्शन देता है, तो इसके 2 सॉल्यूशन हैं। या तो आप ऐड न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पर एक न्यू यूज़र नेम क्रिएट कर लें। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? एंड ईमेल कोई भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है? ईमेल मैंने यहाँ पर एक दे दिया और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दे देता हूँ एंड यहाँ पर अपनी वेबसाइट देख के अब यहाँ पर बारी है पासवर्ड की। ये वो पासवर्ड है जिसके साथ आप वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं, अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करते हैं। ये पासवर्ड भी आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। यूज़र नेम स्ट्रॉन्ग, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है? ये रख के आप ऐड न्यू यूज़र उसको एडमिनिस्ट्रेटर रोल देकर ऐड न्यू यूज़र कर सकते हैं, तो आपका यूज़र ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अब आपको इस यूज़र से लॉग आउट करके दूसरे यूज़र में लॉगिन करना होगा और इसको डिलीट करना होगा। प्रॉब्लम तो वही है, सेम प्रॉब्लम तो यही है कि अब इसका भी एक सॉल्यूशन मौजूद है। मैं आप लोगों को एक छोटा-सा प्लगइन जो कि खुद का बनाया हुआ है, आप वो यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ और भी आपको मिल जाएगा वर्डप्रेस डायरेक्टरी के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज यूज़र नेम और एंटर कर देता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही छोटा-सा प्लगइन मिल जाएगा, चेंज यूज़र नेम, ये फर्स्ट वाला ही, इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। इस प्लगइन की कोई सेटिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने सिंपल यूज़र्स के अंदर आ जाना है, प्रोफाइल के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अब ऑप्शन नज़र आएगा चेंज का। अगर आप चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपना यूज़र नेम चेंज करके यहाँ पे चेंज के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, आपका यूज़र नेम चेंज हो जाएगा। आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा विद न्यू यूज़र नेम। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाज़मन लाज़मन तौर पे अपनी चेंज करनी है। अपना यूज़र नेम एक आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम रख लेना है, ओके? तो फर्स्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड को आप अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितना आप लोगों का ये स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी हैकर के लिए आप लोगों की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। नाउ हम बात करते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड तो हो गया, लेकिन इस यूज़र नेम को फ्रंट एंड पे सिक्योर कैसे करें कि फ्रंट एंड से कोई हमारा यूज़र नेम ना देख पाए। ये जो सेटिंग्स आप बताने लगा ना, ये सेटिंग्स उस केस में आप करिएगा जब आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल ऑथर ना हो। मतलब आप लोग एक वेबसाइट बनाते हैं जिसके ऊपर मल्टीपल ऑथर हैं और आप उन ऑथर्स के ऊपर सिंपल उन ऑथर के पेजेस भी बनाना चाहते हैं और उन ऑथर के पेजेस पे उनकी पोस्ट भी शो करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आप ये वाली सेटिंग्स नहीं करेंगे। उस केस में डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, वो भी हो जाती हैं, बट राइट नाउ हम सिंपल वे से चलते हैं कि अगर आप लोगों का सिंगल ऑथर ब्लॉगर, आपने उसके ऊपर जो सा ये सेटिंग करनी है, तो आप लोगों ने प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर चले जाना है, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है डिसेबल ऑथर आर्काइव।
तो आप लोगों के पास ये फर्स्ट प्लगइन आ जाएगा डिसेबल ऑथर आर्काइव्स। आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इसको एक्टिवेट कर लेना है। इसकी भी कोई सेटिंग्स नहीं है किसी किस्म की भी, सिंपल सा प्लगइन है। आप लोगों ने इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये 2 प्लगइन्स का काम बस क्या है, सिंपल सा इनका काम है। कोई वेबसाइट के ऊपर सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है। आप लोग अगर अब फ्रंट एंड से मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, क्वेश्चन मार्क आथर इज इक्वल टू 1 ये ट्राई करता हूँ तो मेरे पास पेज नॉट फाउंड आ जाएगा। आथर इज इक्वल टू 2 करता हूँ तब भी पेज नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है। अगर आपके मल्टीपल ऑथर्स है ना, मल्टीपल आप लोग ऑथर्स के साथ काम करते हैं, तो फिर आप लोगों को डेटाबेस के थ्रू उन ऑथर्स की आईडीज चेंज कर देनी है। उन आईडीज को रैंडम आईडीज के ऊपर रिकमेंड कर देना है, ताकि ऑथर 1 ऑथर 2 के ऊपर कोई चीज़ आपकी रिवील ही ना हो। तो वो एडवांस सेटिंग्स में आ जाता है, बट राइट नाउ फॉर बेसिक सेटिंग्स आप ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। अब ये तो हमारे हो गए सिंपल से स्टेप्स। ये तो हमने सिंपल सी प्रिकॉशंस ले ली। नाउ नेक्स्ट प्रिकॉशंस के लिए हम ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर सर्च करेंगे सॉलिड डब्ल्यूपी। ठीक है, एंटर कर देंगे। तो सॉलिड डब्ल्यूपी लिख के एंटर करेंगे। सबसे पहला प्लगइन सॉलिड सिक्योरिटी पासवर्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, ये प्लगइन है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, इसको इंस्टॉल करने से पहले एक छोटी सी एक और चीज़ आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर से जो आप लोगों को ईमेल्स रिसीव्ड होते हैं ना, वो ईमेल्स रिसीव्ड हो रहे होते हैं आप लोगों की लाइक वर्डप्रेस एट द रेट ऑफ आप लोगों का डोमेन डॉट कॉम। ठीक है। बट आप उसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? आप लोगों ने अपने जो कंट्रोल पैनल है, जो भी है, उससे होस्टिंग प्रोवाइडर से कहना है कि मुझे ईमेल, बिज़नेस ईमेल जौन-सा है एक चाहिए फॉर एसएमटीपी सेटअप। किसके लिए? एसएमटीपी सेटअप। ठीक है, एसएमटीपी लिख के आप प्लगइन्स के अंदर भी सर्च करेंगे, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लगइन आ जाएँगे। लेकिन आप लोगों ने सेटअप कौन-सा करना है? फ्लुएंट एसएमटीपी, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्लगइन को आप लोगों ने लाज़मी सेटअप कर लेना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों के वर्डप्रेस के जितने भी ईमेल्स हैं, वो सारे के सारे स्पैम में नहीं जाएँगे या उनकी लाइक आपको इनबॉक्स में प्रॉपर्ली रिसीव होते रहेंगे। तो जब भी वर्डप्रेस कोई भी न्यू इंस्टॉल करें उसके ऊपर एसएमटीपी सेटअप कर लिया करें। कैसे सेटअप करना है? मैंने इंस्टॉल करके एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे आपको फ्लुएंट एसएमटीपी की सेटिंग्स मिल जाएँगी, इसके अंदर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मेरे पास ऑलरेडी ये सेटअप था, तो ये मतलब यहाँ पे शो करवा रहा है, ये देखें नो रिप्लाई एट द रेट ऑफ जो भी ईमेल था वो सेटअप था, यहाँ पर शो करवा रहा है। इसके ऊपर मैं इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो मैं लाजमी इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन राइट नाउ ये मेरा सेटअप था, तो आप लोगों ने ये लाजमी सेटअप कर लेना है। इससे मुझे ईमेल लॉग्स वगैरह भी सारे मिलते रहते हैं कि कौन सा ईमेल मुझे सेंड हुआ है, कौन सा नहीं सेंड हुआ, किस तरह का सेंड हुआ है। ओके, नाउ हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया है सॉलिड सिक्योरिटी, उसके ऊपर आते हैं। उसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, सॉलिड सिक्योरिटी बेसिक के नाम से प्लगइन आपको शो होगा। मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है। राइट नाउ मैंने जैसे ही इसको एक्टिवेट किया है ना, तो ये मुझे रीडायरेक्ट करवा देगा इस पेज को सेटअप करने पे, इस मतलब प्लगइन को सेटअप करने पे। अगर आप लोगों को ये रीडायरेक्ट नहीं करवाता, समटाइम मेरे पास भी जैसे अभी इसने एरर दे दिया है, तो आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर सेटअप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोगों ने सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं वेल एंड गुड है, अदरवाइज फ्री वर्जन भी मोर देन इनफ है। यहाँ से मैं स्किप के ऊपर क्लिक करता हूँ। नाउ मैंने इसको बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट इज़ दिस, कि ये जो मेरी वेबसाइट सामने नज़र आ रही है ये क्या है? मैं कहता हूँ कि भाई एक ब्लॉग है। ठीक है? जैसे मैंने ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया, वो मुझे कह रहा है कि अब हम आपकी साइट को स्कैन करने वाले हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल आप स्कैन करें। क्योंकि ये स्कैन करके मुझे बता देगा अगर मेरी वेबसाइट के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी हुई या कोई मालवेयर हुआ या कोई ऐसा कोड मौजूद हुआ जो कि इसको अनऑथेंटिक लगा, तो ये मुझे बता देगा।
ठीक है? तो यहाँ पर उसने मुझे बता दिया वो डिड नॉट फाइंड एनी वल्नरेबिलिटीज़, दैट्स मीन कि हमारी साइट बिल्कुल ओके। साथ ही वो मुझे कह रहा है कि मैं शेड्यूल साइट स्कैन कर लूँ, कि मैं मतलब खुद ही ऑटोमेटिकली साइट को वक़्तन-फ़वक़्तन स्कैन करता रहूँगा, ताकि अगर कोई भी इश्यू आता है तो मैं आपको बता सकूँ। मैं कहता हूँ कि येस, आप शेड्यूल को ऑन कर लें। उसके बाद मैं कंटिन्यू सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। नाउ यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन मिले हैं। ब्रूट फॉर प्रोटेक्शन इन द फर्स्ट ब्रिक इन योर फायरवॉल, ठीक है? अब ये क्या है कि जब अटैकर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, मल्टीपल पासवर्ड चेक कर रहे होते हैं, तो आप लोगों की वेबसाइट जो-सी है वो भी स्लो हो डाउन हो जाती है, ठीक है? तो आप लोग ये दोनों ऑप्शन लोकल ब्रूट फोर्स और नेटवर्क ब्रूट फोर्स दोनों को जो-सा है ना ऑन कर देंगे, ठीक है? ऑन करने के बाद हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देन अब ये चीज़ उन्होंने ऑलरेडी बताई है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें बता दी हैं, आपने दोनों को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि कोई ऐसा पासवर्ड अगर आप यूज़ करते हैं जो कंप्रोमाइज़्ड ऑलरेडी हो चुका हुआ है, ठीक है? वो पासवर्ड आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ज़ाहिर-सी बात है वो भी आप लोगों को रिकमेंडेड होगा, तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नाउ एक एडिशनल स्टेप आएगा कि जब भी आप लॉगिन होते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लोगों की होगी, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको लाजमन तौर पे ऑन कर लें। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। आई थिंक ये पेड में होना चाहिए था, लेकिन चलें फ्री में भी है। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आप साइट किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं अपने लिए ही वेबसाइट ये कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल सिक्योरिटी चेक प्रो को अनेबल करके नेक्स्ट कर देना है। ऑथराइज्ड आईपी, ये ऑप्शन आप उस केस में यूज करेंगे अगर आपके पास कोई स्टैटिक आईपी एड्रेस है। इन पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी स्टैटिक आईपी एड्रेस, तो आप लोग इस ऑप्शन को अनेबल नहीं करेंगे। ये ऑप्शन तब वैल्यूएबल है कि जब आपके पास कोई स्टैटिक आईपी है और आप उस आईपी के अलावा वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर रहे, ठीक है? वर्डप्रेस एडमिन पैनल आपका सिर्फ एक आईपी एड्रेस से एक्सेस होगा, तो मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको मैं सिंपल नेक्स्ट कर रहा हूँ। टू फैक्टर्स यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको अनेबल करवाना है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र ग्रुप और कस्टम यूज़र ग्रुप का ऑप्शन है। हमने डिफ़ॉल्ट यूज़र ग्रुप के ऊपर जाना है और यहाँ पर सारे ऑप्शंस को हम जो-सा है लाइक सारे ऑप्शन जो-से हैं हमने यहाँ पे ऑन कर देने हैं। ये स्किप टू फैक्टर ऑनबोर्डिंग जो-सा है, ठीक है? तो मैं इसको अभी ऑफ ही रहने दूँगा, ठीक है? एडमिन के लिए, एडिटर के लिए, ऑथर्स, कंट्रीब्यूटर्स, सब्सक्राइबर्स, एवरीबॉडी एल्स सारे ऑप्शन जो-सा है आप सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा। नेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा। नाउ यहाँ पे ये फ्रॉम ईमेल पूछ रहा है। अगर तो आपका एसएमटीपी सेटअप है ऑलरेडी, ठीक है? तो ये आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है? अगर तो नहीं तो ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट यूज़ करेगा। तो मतलब मैं इसको रहने देता हूँ। अगर आप लोगों ने सेटअप करना है या कोई ईमेल लिखना है, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ओके है। ठीक है? डिफ़ॉल्ट रिसेप्टेंट कौन होगा? मैं कहता हूँ कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनको बताना चाहिए, नोटिफ़िकेशन जाना चाहिए। जब भी मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर कुछ भी अनएथिकल या कोई भी चीज़ होती है, तो मुझे एक जीमेल के अंदर या मेल के अंदर एक ईमेल रिसीव हो जाएगा। ओके? नाउ एवरीथिंग इज़ सेट अप, सब कुछ यहाँ पे सेट हो गया है, तो मैं यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर चला जाता हूँ। सिंपल मैंने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, नाउ मेरे पास सोलिड डब्ल्यूपी का डैशबोर्ड ओपन हो गया। बेसिक सेटिंग्स हमने कर ली, चीज़ें हमने सेट कर ली, नाउ हम इसको एडवांस में देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब सोलर सिक्योरिटी को इंस्टॉल करने के बाद इसको फर्स्ट सेटअप हमने कर लिया। नाउ इसके डैशबोर्ड के अंदर हम आते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर फायरवॉल, हम इसको ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे। नाउ हमें यहाँ पर जितने ये ऑप्शन मिल रहे हैं ना, आप लोग इनको सिंपल ऑन करके कोई चेंजिंग करने वाली हो तो करके, अदरवाइज सेव कर देंगे। ग्लोबल सेटिंग्स वगैरह के ऊपर हम आते हैं अभी राइट नाउ, लेकिन राइट हमने ये फायरवॉल की सेटिंग्स कर ली।
ठीक है? ये हमारी फ़ायरवॉल की सेटिंग्स होगी। डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं, डैशबोर्ड के अंदर चल के देखते हैं कि हमारी क्या चेंजिंग्स आई हैं, क्या नहीं, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी मज़ीद चीज़ ऐड नहीं है। राइट नाउ यहाँ पर सब कुछ ओके। अब हम साइड स्कैन्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक ऑप्शन लेफ्ट साइड पे मिलता है साइड स्कैन का, जिसके अंदर आप लोग हर चीज़ को प्रॉपरली स्कैन कर सकते हो, ठीक है? ये 2 ऑप्शन जो से हैं, रॉग इनिशियल्स और इनएक्टिव यूज़र्स, इसको अनलॉक करने के लिए ना आपको इसका प्रो वर्ज़न बाय करना पड़ेगा। लेकिन प्लगइन्स, थीम्स, वर्डप्रेस कोर, गूगल सेव ब्राउज़िंग, टू फैक्टर एंड पासवर्ड, ये सारी चेक करने के लिए आपको स्टार्ट साइट स्कैन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोगों की वेबसाइट की स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो हर एक चीज़ चेक करेगा। कोई चीज़ वो एरर शो करवाता है तो उस एरर को आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है? जब आप लोगों के पास साइट स्कैन स्टार्ट हो जाए, देन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई भी मज़ीद चीज़ें ना करें। राइट नाउ यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर टू फैक्टर एनेबल्ड नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें सब कुछ उसने बता दी, टू फैक्टर्स अभी अवेलेबल नहीं है या इसने सेटअप नहीं किया। तो हम अभी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने सेटअप नहीं किया, ज़ाहिर बात है, कर लेंगे। देन हमारे पास लेफ्ट साइड पे फायरवॉल का ऑप्शन है, हम फायरवॉल के अंदर चलते हैं। इस फायरवॉल के अंदर आप लोगों को तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो आपकी फायरवॉल के रिलेटेड होंगी। लाइक आप लोगों को पता चलेगा कि किसने बहुत ज़्यादा दफ़ा ट्राई किया आपकी वेबसाइट को। कोई रूल आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट अ रूल के ऊपर क्लिक करता हूँ कि अगर यहाँ से इस फ़ील्ड से इस तरह का मेथड आ रहा हो, ये चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की हैं। अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट मेथड के थ्रू इक्वल हो, कोई भी वैल्यू आ रही हो, गेट की वैल्यू आ रही हो, तो आप लोग उसको बैन कर दीजिएगा। एक्शन क्या करना है? मैं कहता हूँ उसको ब्लॉक कर देना है। तो ये इस तरह के रूल्स आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन के ऊपर आप तब आइएगा जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पता हो कि रेस्ट एपीआईज़ को किस तरह ब्लॉक किया जा सकता है, या रेस्ट एपीआईज़ के साथ क्या काम होता है, एक्सएमएल, आरपीएस को किस तरह ब्लॉक किया जा सकता है या उनको किस तरह एक्सेस किया जा सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ लाज़मन ज़हन में रखनी है। फायरवॉल के अंदर मेरे पास 2-3 ऑप्शन हैं, जैसे कि सबसे पहले लॉग्स के जो-जो चीज़ें होंगी, फायरवॉल ने जो-जो चीज़ें ब्लॉक की हैं, कुछ भी किया है, वो सारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके बाद रूल्स का एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप रूल्स सेट कर सकते हैं। आईपी मैनेजमेंट के अंदर आपको बैंड आईपीज़, एक्टिव लॉकआउट और ऑथराइज्ड आईपीज़ का ऑप्शन मिलता है। ऑथराइज्ड आईपीज़ के अंदर आप अगर ये जो आईपीज़ हैं, जैसे हम अपनी आईपीज़ ऐड कर देते हैं, तो ये आईपीज़ कभी ब्लॉक्ड नहीं होंगी। हमने इनको प्रॉपर तरीके से एक्सेस दी हुई है कि ये वाली आईपी से अगर कोई भी यूज़र एक्सेस करता है, तो वो ब्लॉक नहीं होगा या बैन नहीं होगा। लेकिन एक्टिव लॉकआउट का क्या मतलब है कि किसी यूज़र ने बहुत दफ़ा ब्रूट फ़ोर्स या किसी तरह पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड या इस तरह की चीज़ ट्राई की है, एंड नाउ वो लॉक आउट हो गया फॉर 60 मिनट, फॉर 70 मिनट, या जितना आपने इंटरवल सेट किया होगा। ठीक है? और बैंड आईपीज़ का मतलब है कि ऐसी आईपीज़ जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा दफ़ा ट्राई किया और लेकिन अब उनकी आईपीज़ बैन हो गई है। नाउ वो आप लोगों की वेबसाइट का डब्ल्यूपी एडमिन पैनल एक्सेस नहीं कर सकते। आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे ऐड मैनी का ऑप्शन मौजूद है, आप कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर के अंदर चलते हैं, जो कि अब हमारा मेन पॉइंट होगा। हम चाहते हैं कि कितनी मिनट्स का लॉकआउट होगा, कि मतलब कोई यूज़र इतनी दफ़ा ट्राई करता है, कितनी दफ़ा ट्राई करता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई 60 मिनट्स का लॉकआउट होगा। एक आईपी एड्रेस के ऊपर अगर कोई यूज़र बार-बार ट्राई करता है, तो उसको 60 मिनट्स का लॉकआउट दो, ठीक है? अब ये सॉलिड सिक्योरिटी कितनी देर तक इसको रिमेंबर रखेगा, तो 7 डेज़ परफेक्ट है, आई डोंट थिंक सो इसको चेंज करना चाहिए, ठीक है? अगर कोई बहुत ज़्यादा दफ़ा इस चीज़ को ट्राई करता है, तो वो बैन हो जाएगा। कितनी देर बाद बैन हो जाएगा? परमानेंटली बैन तब होगा जब वो 3 दफ़ा लॉकआउट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम लॉकआउट हुआ, फिर उसको 60 मिनट के बाद दोबारा एक्सेस दे दी जाएगी कि भाई तुम अगेन ट्राई करो। अगेन वो ट्राई करता है, फिर उसको लॉकआउट हो जाता है, एंड देन सेम थर्ड टाइम जब वो लॉकआउट होगा, तो उसको परमानेंट बैन लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। अब लॉकआउट मैसेजेस भी आप जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, एंड यहाँ पर चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें लिखा है, योर आईपी एड्रेस हैज़ बीन फ्लैग्ड एज थ्रेट बाय द सॉलिड सिक्योरिटी नेटवर्क।
तो इस चीज़ को मैं चेंज करता हूँ और इस चीज़ को चेंज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय, ठीक है? एंड अपनी वेबसाइट का नाम मैं लिख दूँगा, ठीक है? इससे होगा क्या कि अब हमारी जब भी कोई भी आईपी बैन होगी, उसको ये वाला मैसेज जो है शो करवाया जाएगा। एंड इसको सेव सेटिंग्स के ऊपर मैं कर देता हूँ। बाकी मज़ीद कुछ सेटिंग्स छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटेड के अंदर कॉन्फ़िगर के अंदर ही बैन यूज़र्स का ऑप्शन जो-सा आ रहा है उनका यहाँ पर आप स्पेसिफ़िक भी बैन कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। फायरवॉल रूल्स इंजन के अंदर आपको डिफरेंट रूल्स मिल जाते हैं। लोकल ब्रूट फोर्स के अंदर अ, ल ऑटोमैटिकली लॉग आउट एडमिन यूज़र, ठीक है? ठीक है, कोई भी एडमिन यूज़र नेम ट्राई करता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऑटोमैटिकली लॉग आउट पे चला दे, ठीक है? मैक्सिमम लॉगिन अटेम्प्ट्स मैं कहता हूँ 1, एडमिन के ऊपर तो मुझे सिर्फ 1 नहीं चाहिए बल्कि 2 कह लेते हैं, 2 करता है। मैक्सिमम लॉगिन अटेम्प्ट्स पर यूज़र, तो मैं इसको भी 2 कह देता हूँ, ठीक है? और मिनट्स टू रिमेंबर, बैड लॉगिन, चेक पीरियड्स, ठीक है? तो मैं इसको कह देता हूँ 10 और सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह नेटवर्क ब्रूट फोर्स अटैक है, इसके अंदर आपको एपीआई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हुई हुई है, लेकिन अगर नहीं हुई होती तो वो फिर आपको करनी पड़ती है। ये ऑटोमैटिकली होती है, इस चीज़ को आप रहने दें। ऑटोमेटेड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको ये प्रो वर्ज़न के अंदर मिलता है, आप लोगों को इसके अंदर कोई सेटिंग्स नहीं मिलेंगी, तो आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं छेड़ना। देन लेफ्ट साइड पे हमारे पास वल्नरेबिलिटीज़ है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई एरर, कोई मालवेयर, कोई इस तरह की चीज़ मौजूद है, तो वो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगी, ठीक है? अगर डेटाबेस के अंदर मौजूद है, तो यहाँ से डेटाबेस आप लोगों को नज़र आएगा और उसके अलावा यहाँ से आपको स्कैन कर सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, जो कि आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर शो होगी। यूज़र सिक्योरिटी के ऊपर चलते हैं। अब ये यूज़र सिक्योरिटी जौन-सी है ना, ये लाइक जितने यूज़र्स होंगे आप लोगों के यहाँ पर आ जाएँगे। अब मैं यहाँ पे देखें इसके ऐज कितनी है, पासवर्ड स्ट्रेंथ क्या है, लास्ट सीन क्या है, रोल क्या है, यूज़र का नाम क्या है और उसके अलावा यहाँ पे एडिट यूज़र का ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर आ जाता है कि मैं इसको टू फैक्टर रिमाइंडर का ईमेल भी भेज सकता हूँ। ठीक है, इसको स्पेसिफिक यूज़र्स के अंदर ऐड भी कर सकता हूँ, मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कर दिया। ठीक है, पासवर्ड रीसेट करवाना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, अगर लॉग आउट करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, इसका अकाउंट डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी ये सब कुछ नहीं करना, मैं इसको कन्फर्म एडिट कर देता हूँ, सिर्फ मैंने उसको एडमिन के अंदर ऐड कर दिया। नाउ सेटिंग्स के ऊपर करता हूँ। ये जो यूज़र सेटिंग्स है ना, यूज़र सिक्योरिटी, ये तब फ़ायदेमंद है जब आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, मल्टीपल यूज़र्स के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। नाउ सेटिंग्स के अंदर हमारे पास ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर राइट टू फाइल्स का ऑप्शन मौजूद है। लॉकआउट की सेटिंग्स ऑलरेडी कर ली, लॉकआउट मैसेजेस हमने सेट कर ली, ऑथराइज्ड आईपी, लॉगिंग एंड ये सारा कुछ हमने यहाँ से कर लिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कि एडमिन बार से आप नोटिफिकेशन हटा सकते हैं, ठीक है? इन केस यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। अगर नहीं करना चाहते देन फीचर्स की बात करते हैं। लॉगिन सिक्योरिटी के अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ रहा है, यहाँ पे ऑल मेथड है, ठीक है? आप यहाँ से मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से मेथड करना चाहते हैं। तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है इसी तरह रहने दें। फाइल बार के अंदर चलते हैं। बैन यूज़र सेटिंग्स के जो बैन है वो कितनी देर बाद लगेगा, कि कितनी बैंड होंगी, कितनी आईपी सर्वर जो से कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बैन होंगे, आप उसको लिमिट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई रूल सेट करने हैं, ब्रूट फोर्स अटैक, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सेटअप कर ली हैं। साइट चेक को आप लोग जौन-सा है ऑन रखेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइल चेंज, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी फाइल चेंज होती है, कहीं भी, तो ये चेक रखेगा। इसको आप तब ऑन कीजिएगा जब आपको पता हो कि कौन-सी फाइल्स के अंदर कब चेंजिंग होते हैं, कब नहीं। अभी के लिए मैं इसको ऑफ रहने देता हूँ। देन यूटिलिटीज़ के अंदर आते हैं, इन्फोर्स एसएसएल को मैं ऑन कर देता हूँ, इससे आपकी वेबसाइट की ज़्यादा रहेगी। डेटाबेस बैकअप, सिक्योरिटी चेकअप प्रो को मैं इसी तरह रहने देता हूँ, ठीक है? नाउ अ, हम कर चलते हैं यूज़र ग्रुप्स के अंदर और यहाँ पे आपको कुछ भी सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो है जिस तरह है बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। नोटिफ़िकेशंस ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है?
एंड कौन-कौन से नोटिफ़िकेशन आप लोग अनेबल करना चाहते हैं, वो आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं। आप लोग वो सारे देख सकते हैं। एडवांस के अंदर चलते हैं, सिस्टम ट्वीक सेटिंग्स, डिफ़ॉल्ट ऑन है, वर्डप्रेस ट्वीक सेटिंग्स। अच्छा, यहाँ पर है वर्डप्रेस ट्वीक सेटिंग्स के अंदर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है एपीआई एक्सेस। यहाँ पर एनेबल एक्सएमएल आरपीसी है। आप लोगों ने इसको डिसेबल कर देना क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? एंड रेस्ट एपीआई को डिफ़ॉल्ट एक्सेस। अच्छा, रेस्ट एपीआई को आप तब डिफ़ॉल्ट एक्सेस रखिएगा जब आपका डिवेलपर आपको कहे। अगर कोई आप कस्टम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं अपनी वर्डप्रेस के ऊपर, तब आप लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। बैकएंड सेटिंग्स, एनेबल द हाइड बैकएंड फीचर। अब इसको मैं ऑन करता हूँ ना, तो मैं अपना लॉगिन स्लग चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं डब्ल्यूपी एडमिन लिख के एंटर करता हूँ, तो मैं डब्ल्यूपी एडमिन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं इसको चेंज करूँगा। मैं इसको चेंज क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे कोई भी और लिखूँगा जो कि ईज़िली गेसेबल ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, लाइक अभी मैं लिख देता हूँ लाहौर पाकिस्तान। ठीक है? अब मैं जब ये एंटर करूँगा ना, बल्कि लाहौर पीके करता हूँ। ठीक है? लाहौर पीके करता हूँ ना, अगर मैं ये एक्सेस इस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहूँगा तो मुझे ये यूआरएल लिखना पड़ेगा। करता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है? इसको 404 पे रीडायरेक्ट करवाता हूँ। ओके। इसको मैं 404 कर देता हूँ क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर मैं साइन अप नहीं करना चाह रहा। ठीक है? एंड उसके बाद मैं यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब लाहौर पीके मुझे याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, मैं डैशबोर्ड में गेस्ट ब्राउज़र में जाता हूँ और इसी वेबसाइट को मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, xyz/wp admin। ठीक है? तो अगर मेरी सेटिंग्स बिल्कुल ठीक होंगी तो ये मुझे 404 पे रीडायरेक्ट करवा देगा, जैसा कि इसने अभी करवा दिया। ठीक है? अब मैं wp login डॉट php के थ्रू चेक करता हूँ, उस पे भी मुझे लगता है 404 पे ही रीडायरेक्ट करवाएगा। ठीक है? ये देखें, इसने 404 पे रीडायरेक्ट करवा दिया। अब ऑब्वियसली मुझे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा लाहौर पीके, एंड जैसे ही मैं ये लिखूँगा देन मेरी वेबसाइट जो-सी है एक्सेस हो जाएगी, मेरी डैशबोर्ड एक्सेस हो जाएगा। बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों ने ये भी इनेबल कर लेना है। ओके। नाउ ये सेटिंग्स के बाद मैं टूल्स के अंदर चलता हूँ। टूल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ यहाँ पर टूल्स हैं। ठीक है? अब ये देखें, ये ऑप्शन जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने अपने किस तरह वो चेंज करना है। मैं अब इसको भी सेटिंग्स आप लोगों को बता देता हूँ। प्लगइन्स के अंदर चलते हैं, डिसेबल ऑथर आर्काइव को मैं डीएक्टिवेट करता हूँ कि अगर मल्टीपल ऑथर्स हों तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं फ्रंट एंड से चेक करता हूँ ना, फ्रंट एंड पे जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क आथर इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए मेरा यूज़र नेम सैम रॉक्सिस आ रहा है। ठीक है? मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से रन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये ऑटोमेटिकली अपडेट यूज़र आईडी हो गई है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आथर इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एरर आ जाएगा क्योंकि उसने एक रैंडम आईडी नंबर जनरेट कर दिया है ऑटोमेटिकली। ठीक है? सेकंड नंबर पे आइडेंटिफाई सर्वर आईपीज़, इसको आप अनेबल कर सकते हैं लेकिन रहने दीजिएगा। डेटाबेस टेबल प्रीफिक्स को रन एक दफ़ा कर दीजिएगा, लाज़मी तौर पे ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट भी कर देगा, चेंज भी कर देगा, आप लोगों की वर्डप्रेस वेबसाइट अ, ठीक हो जाएगी। ठीक है? एन्क्रिप्शन की को आप लोग रन कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स अपडेट कर देगा। अ ये भी आप एमयू प्लगइन जो है ना आपका ऑटोमेटिकली रन करवा देगा। आप लोगों की एक लोडर फाइल क्रिएट कर देगा। फाइल परमिशन को भी रन करवा दीजिएगा। ठीक है? जो-जो परमिशंस होंगी, जिस तरह की परमिशंस होंगी, आप लोग उस तरह की चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन रूल्स भी आप सेट कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को मुश्किल आती थी चीज़ों की, वो सारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएँगी, रन कर सकते हैं। कुछ डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग रूल्स होते हैं जो कि हम बाद में सेट कर रहे होते हैं, आप उनको भी रन करके सेट कर सकते हैं। वर्डप्रेस साल्ट्स को भी रन कर दीजिएगा और सिक्योरिटी चेक प्रो को रन कर दीजिएगा। अब ये सारे ऑप्शन मैंने एक दफ़ा रन कर दिए।
तो आप लोगों का ये तमाम ऑप्शंस रन करने से होगा क्या कि आप लोगों की जितने सिक्योरिटी मेजर्स होने वाले थे, जो-जो चीज़ें होने वाली थी ना, वो सारी हो जाएँगी, ठीक है? अब मैं इसको एक दफ़ा मुझे इन सब के बाद इसको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके। या मुझे जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो सी वो मुझे कह रहा है कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें, टू स्टेप को ऑन करें। मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है भाई, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसने मुझे क्या कहा था कि ड्यू टू साइट रूल मुझे पासवर्ड अपना चेंज करना था। अब मुझे इस वो कह रहा है कि फ्लुएंट एसएमटी को आपको रिकॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, कर लो, आपने जो चेंजिंग जो चीज़ें सेटिंग करनी है वो आप कर लो। क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ सेट है, मैं इसको सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ईमेल टेस्ट के अंदर जाकर चेक कर लेते हैं कि ईमेल जाता है कि नहीं जाता। उप्स! ओके, ये मुझे दोबारा से सेव सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ईमेल टेस्ट एंड आई थिंक सो ओके, सेटअप हो गया। दैट्स मीन कि सब कुछ परफेक्ट है। नाउ सिक्योरिटी के अंदर दोबारा से मुझे सेटिंग्स के अंदर आ जाना है और सॉरी टूल्स के अंदर आ जाना है। अब टूल्स के अंदर जितनी चीज़ें थी आपने एक दफ़ा लाज़मन सारी रन कर देनी है। अब उसके बाद मैं लॉग्स के अंदर जाता हूँ। लॉग्स के अंदर जाकर मुझे ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएँगी, जो भी मेरी वेबसाइट के रिगार्डिंग सिक्योरिटी के रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं। तो बेसिक्स तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है। अब एक और छोटा-सा काम है आप लोगों ने करना है। कैसे करना है? बहुत सिंपल सी मैं आप लोगों को चीज़ बताता हूँ कि जब आप लोग वर्डप्रेस वेबसाइट को इस तरह मतलब मैं चलाता हूँ और यहाँ से व्यू पेज सोर्स में चला जाता हूँ फ्रंट एंड पे, तो यहाँ पर देखिए मेरे ये वर्जन नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? वर्जन 6.7.1 ये वो। इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी जो वेबसाइट है या जो वेबसाइट मैं जिसको चेक कर रहा हूँ वो वर्डप्रेस के ऊपर रन हो रही है। इस चीज़ को कंप्लीटली हाइड करने के लिए मैं आप लोगों को एक कोड प्रोवाइड कर दूँगा। उस कोड को आप लोगों ने यूज़ कैसे करना है? आप लोगों ने यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन में आ जाना है। यहाँ पर फ्लुएंट स्निपेट लिख के आप लोगों ने सर्च कर लेना है, ठीक है? एंड फर्स्ट प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ये आप लोगों के कस्टम पीएचपी कोड्स जो आप लोग अपने फाइल्स के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ये काम आता है प्लगइन। आप लोगों ने इसको एक्टिवेट कर लेना है। कैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे? आपको लेफ्ट साइड पे फ्लुएंट स्निपेट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर जाना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने एक न्यू स्निपेट क्रिएट करना है, न्यू स्निप और इसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे राइट साइड पे नाम देंगे। ये कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना नहीं आएगी। रिमूव वर्डप्रेस वर्जन सिक्योर्ड, ठीक है? कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से क्रिएट स्निपेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है ये कोड पेस्ट करके। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये इस तरह नज़र आएगा ड्राफ्ट में। आपने इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करके अब अगर मैं फ्रंट एंड पे जाता हूँ और फ्रंट एंड पे जाके व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपके वर्जन्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। ये सेम फाइल से आपके वर्जन्स रिमूव हो चुके हैं। दैट्स मीन कि ये बिल्कुल परफेक्टली मेरा कोड वर्क कर रहा है। अब लास्ट पे एक चीज़ रह गई कि जब हम ये प्लगइन हमने डब्ल्यूपी स्कैन को एक्टिव किया, सॉलिड सिक्योरिटी बेसिक को मैं एक्टिव करता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ हमने देखी थी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, ठीक है? उसको भी हम ज़रा इन डिटेल देख लेते हैं कि जब आप प्रोफाइल के अंदर जाते हैं यूज़र के प्रोफाइल के अंदर, ठीक है? अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस ऑन किए होंगे तो यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसके अंदर सिक्योरिटी का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको अनेबल करना है। अनेबल करके आप इसको कंटिन्यू करके मोबाइल ऐप, ईमेल और बैकअप्स के थ्रू किसी के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर होता है कि आप ईमेल्स के थ्रू करें, ठीक है? अब एवरी टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव होगा, तो मैं इसको अनेबल कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। ऑथेंटिकेशन कोड वो कह रहे हैं कि हमने इस मेल पे सेंड किया है, एडमिन मेल पे जौन-सा ये गया होगा। तो अभी हम देखते हैं। यहाँ पर मेल के अंदर मुझे ये देखें एक कोड रिसीव हो गया, लॉगिन ऑथेंटिकेशन कोड, जो कि मुझे नो रिप्लाई एट द रेट ऑफ टक्सविला डॉट कॉम की जानिब से आया क्योंकि मैंने वहाँ पर सारी सेटिंग अपनी की हुई थी, दैट्स वाई। एंड अब देखते हैं कि जी कोड क्या है। ये कोड आया है मुझे, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ
यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और वेरीफ़ाई के ऊपर क्लिक कर दूँगा। हमारा 2 फैक्टर सेटअप कंप्लीट हो गया। अब जब भी मुझे साइन इन करना होगा, मैं इसको लॉगिन करूँगा तो मेरा यहाँ पर एक कोड जाएगा और वो कोड की वजह से मुझे यहाँ पर सारी डिटेल्स नज़र आएँगी। तो ये आप लोगों का एक ही प्लगइन के अंदर ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स हो जाती हैं, आप लोग सारी सेटिंग्स कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये बेसिक्स के अंदर मैंने इसको कंप्लीटली कवर करने की कोशिश की है और आप लोगों को बताया है कि वर्डप्रेस के अंदर किन-किन चीज़ों का, किन-किन बातों का आप लोगों को ख़्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो एडवांस में चली जाती हैं। तो अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए एडवांस ट्यूटोरियल भी बना दूंगा, लेकिन राइट नाउ ये बेसिक ट्यूटोरियल आप देखें, इसको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करें और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।